नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी अगर आपका है तो उसमें ऑडिट में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे भी आप जानते हैं कि निधि कंपनी के बेसिक कंप्लायंसेस के कारण ही आदमी आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इंडियज 4 अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ध्यान विशेष देना पड़ेगा ऑडिट के समय, क्योंकि ऑडिट के फिगर को आप खुद भी चेंज नहीं कर सकते। ऑडिटर अगर ऑडिट के फिगर में कुछ गड़बड़ी करता है, चेंजेस करता है बाद में, तो ऑडिटर भी फंसने वाला है। कुल मिलाकर ये जो ऑडिट है निधि कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको बेसिक और इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्री ऑडिट प्रिपरेशन, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी निधि कंपनीज में। उसमें सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब निधि रूल्स 2014, निधि अमेंडमेंट रूल्स 2019, निधि अमेंडमेंट रूल्स 2020, निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 तक आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि निधि अमेंडमेंट रूल्स 2024 भी आया है, लेकिन वो करंट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2023-24, मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 की। अब इसके बाद में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें आपको बनानी है। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग और पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट भी आपको रेफर करने के लिए सामने रखने की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस देखना। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स की बात है। इसका मतलब है कंपनी, जो भी निधि कंपनी है, उसको काम चालू करने का परमिशन है कि नहीं, उसके पास कमेंसमेंट लेटर है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कमेंसमेंट लेटर है तो फिर कोई और एडिशनल रूल्स फॉलो करना था क्या, जो फॉलो नहीं किया, या फिर किया है तो उसके अगेंस्ट में इसने कोई कंपाउंडिंग करी नहीं करी, ये भी आपको चेक करने की जरूरत है। इसके बाद एनुअल रिटर्न और फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आरओसी के सारे रिटर्न्स फाइलिंग हुए कि नहीं हुए, ये भी आपको चेक करने का जरूरत है। निधि रूल्स 2014 सबसे बेसिक रूल है, उसके बाद बाकी सारे अमेंडमेंट आए थे। तो निधि रूल्स के सारे पॉइंट्स आपने अपने कंपनी में फॉलो किए कि नहीं किए, उसके हिसाब से ऑडिट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करना। इसमें बैलेंस शीट वेरिफिकेशन सबसे पहले करना पड़ेगा, जिसमें एसेट और लायबिलिटी आना चाहिए। एसेट में आपको पता है कि जितने भी लोन आप देने वाले वो भी आएगा दूसरे एसेट के साथ में, और लायबिलिटी में दूसरे लायबिलिटीज के साथ में आपने जो डिपॉजिट लिया होगा वो लायबिलिटी में दिखना चाहिए। मैं निधि कंपनी के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, बाकी एसेट लायबिलिटीज आपको पता ही है। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट जो है उसका वैल्यूएशन सही होना चाहिए, सही तरीके से उसका वैल्यू शो होना चाहिए। अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिस्क्लोजर सही होना चाहिए, मेंबर्स के फंड का डिस्क्लोजर सही होना चाहिए, मेंबर्स की लिस्ट भी अगर आपके पास है तो लिस्ट भी अलग से रखे रहिएगा। साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरीफाई करने के लिए रिकॉग्निशन ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कौन से किसको आप इनकम लेते हो। बहुत सारे लोग, तो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था कि भैया जितना कलेक्शन होता है उसी को इनकम मान लेते हैं। नहीं, उसके अंदर में जो इंटरेस्ट है, जो चार्जेस है, जो कलेक्शन फीस है, जो भी चीज आप ऑपरेशंस के लिए लेते हो वो आपका इनकम है। तो इनकम का रिकॉग्निशन सही होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन सही तरीके से आपको दिखाना है। इसके अलावा जो दूसरे चार्जेस और इनकम आप लेते हैं उसको सही हेड में आपको दिखाने की जरूरत है। अब नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, सही खर्चा आपको दिखाना है। आप जो ब्याज देते हैं वो भी खर्चा है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप करते हो, प्रोविजंस आप करते हो, इसके अलावा कोई भी और ऐसा खर्चा जो कलेक्शन से रिलेटेड हो, आपके रूटीन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो, वो सारे आपके एक्सपेंसेस में आएंगे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें 3 भाग आपको बनाने रहते हैं, या आपको नहीं बनाना है, आपका सॉफ्टवेयर बना देगा, या फिर आपका जो टैली में अगर अकाउंटिंग होता है तो वो बना देगा। 3 भाग कौन से होते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके साथ में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैच करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाता है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट हमारा वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स। इसमें 4 चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जनरल लेजर्स को चेक करिए, उसमें देखिए कि जो भी लेजर्स हैं वो सही है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही तरीके से आए होने चाहिए। मेंबर्स के लेजर सही आने चाहिए। इसका मतलब मेंबर ने जो भी पैसे दिए, डिपॉजिट दिया या मेंबरशिप फीस दी, शेयर के लिए पैसा दिया, ये सारी चीजें राइट अकाउंटिंग सही हेड में जाना चाहिए। फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए। जब भी कोई एसेट आया जुड़ा ऐड हो जाना चाहिए। अगर कोई सेल हो गया तो वहां से चले जाना चाहिए, सेल दिखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर भी आपको बनाने की जरूरत है। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, वैसे तो आपको बैंक में ही डिपॉजिट करना है, इसके अलावा फिर भी आपने कुछ किया है तो आपको इन्वेस्टमेंट का डिटेल दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट। इसमें 2 चीज को देखना है, एक तो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, आपको पूरा चेक करना है, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट चेक करना है।
एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में क्या इंश्योर ये करना है कि डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड ओनली फ्रॉम मेंबर्स के अलावा किसी और से तो नहीं लिया, अगर लिया तो आपको बताना पड़ेगा, बताते साथ फंसोगे भी, लेकिन मेंबर्स के अलावा किसी और से लिया तो नहीं है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। जो भी आपका डिपॉजिट है उसका टेन्यूर 6 मंथ टू 60 मंथ है, इसका मतलब 6 महीने से कम का कोई टेन्यूर का आपने डिपॉजिट तो नहीं रेज कर दिया, या 60 मंथ से ज्यादा का तो नहीं है, ये भी आपको बताने की जरूरत रहेगी। इसी तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वही आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, और उसकी अकाउंटिंग भी सही हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे भी जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं उससे ज्यादा तो नहीं दे रहे हो, अगर दे रहे हो तो फिर उसका कैलकुलेशन और अकाउंटिंग सही है या नहीं है। अब 6th पॉइंट आता है वेरिफिकेशन ऑफ लोन्स में क्या क्या वेरिफिकेशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला डॉक्यूमेंटेशन, लोन के सारे डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से एग्जीक्यूट हुए कि नहीं हुए, सब में साइन हुआ कि नहीं हुआ, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिया ओरिजिनल या फिर फोटोकॉपी, उसकी एक फहरिस्त बोलते हैं जिसको लिस्टिंग बोलते हैं, इंडेक्सेशन होता है, वो इंडेक्स में कितने पेज का क्या क्या चीज दिया, अगर आप ये भी बनाते हो और उसमें भी सामने वाले का साइन लेते हो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने चेक लिया है, कोई ब्लैंक चेक लिया, तो ब्लैंक चेक की फोटोकॉपी में भी साइन करा लीजिए, ताकि वो कोई भी दिन ना बोल सके कि सर हमको पता ही नहीं था और हमने चेक दे दिया, और वो चेक बाउंस ना करा पाए। तो डॉक्यूमेंटेशन एक्सट्रीम लेवल पे आप चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देखिएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन को भी आप वेरीफाई करिए कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सही है, बुक्स ऑफ अकाउंट में सही तरीके से आपने डाला। नेक्स्ट लोन रीपेमेंट्स जो हो रहे हैं, वो सारे लोन के जो रीपेमेंट है वो रीपेमेंट की एंट्री सही आ रही है, उसमें प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट रहा है, इंटरेस्ट अलग से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है इंटरनल कंट्रोल्स। इसका मतलब है कि इंटरनल कंट्रोल ये देखना है कि जितने भी एसेट्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सही तरीके से आ रहे हैं, डिपॉजिट सही तरीके से आ रहे हैं और लोन्स भी सही तरीके से आ रहे हैं, और उसका प्रोसेस सही है, क्योंकि अगर प्रोसेस गलत रहेगा तो हमको 100% चेकिंग करना पड़ेगा। अगर हमने इंटरनल कंट्रोल में देखा कि भैया इसका सॉफ्टवेयर में डालने का सिस्टम, पेपर से काम करने का सिस्टम सही है, तो फिर हम लोग टेस्ट चेक भी करेंगे, तब भी हम लोग ये मान सकते हैं कि सही काम किया होगा। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इसका मतलब यह है कि लोगों का ड्यूटीज क्लियर है कि नहीं है, कलेक्शन करने वाला ही डिपॉजिट लेने वाला है क्या, या फिर दोनों अलग अलग लोग होते हैं, फोन करने वाला व्यक्ति अलग रहता है, लोन डिसबर्समेंट का व्यक्ति अलग रहता है, ऐसा है या फिर कुछ और है। तो ड्यूटीज का सेग्रीगेशन कैसे, ये भी चेक कर लीजिएगा। और ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस भी देखिए, कौन से व्यक्ति को कितना ऑथोराइज करने का पावर है। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय को 5000 से ज्यादा ऑथोराइज करने का पावर नहीं है किसी भी चीज का, तो फिर अगर कहीं पर आपको ऐसा पेपर मिल जाए कि 50,000 ऑथोराइज किया हुआ है, तो फिर तो गलत है। तो ऑथोराइजेशन की जानकारी भी होनी चाहिए, निधि कंपनी हो आप, ये चीज ध्यान पे रखना पड़ेगा। अगला वेरिफिकेशन है स्टैट्यूटरी ड्यूज का। इसमें इनकम टैक्स भी आप चेक करिए सबसे पहले कि इनकम टैक्स जितना ड्यू बनता है, जितना टीडीएस होता है, वो सारा आपने कंप्लाई किया है। इनकम टैक्स जो रिटर्न में फाइल करना वो भी आप कर रहे हो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है, लिमिट से ज्यादा अगर आपने टर्नओवर किया है, टर्नओवर मतलब इंटरेस्ट के अलावा बाकी जो दूसरे इनकम है वो लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, 20 लाख से ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो जीएसटी का आपने कंप्लायंसेस किया है, टीडीएस का आपने कंप्लायंसेस किया है, और इसके अलावा पीएफ, ईएसआईसी या कोई और एक्ट जो आपको एप्लीकेबल हो या आपके स्टेट में एप्लीकेबल हो, आप उसका स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, ये देखिए। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर एंड मेंबरशिप कंप्लायंसेस। इसमें देखना मेंबर का रजिस्टर सही तरीके से मेंटेन है कि नहीं, उसमें जो जो कॉलम होने चाहिए वो सारे कॉलम फिलअप होने चाहिए, सारे जो जानकारी होनी चाहिए सारी जानकारी फिलअप है कि नहीं है। नेक्स्ट है मिनिमम मेंबरशिप का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे 200 मेंबर से कम हो ही नहीं सकते, वो रिक्वायरमेंट आपने पूरा किया कि नहीं किया। मिनिमम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी, पहले 5 लाख से शुरू करके 10 लाख तक जा सकते थे, फिर 20 लाख होना ही चाहिए। ये सारा जो आपको एप्लीकेबल है वो कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको देखना है रिव्यू ऑफ बोर्ड एंड जनरल मीटिंग। इसका मतलब बोर्ड मीटिंग टाइम पर जो लॉ के हिसाब से होने चाहिए उतने मीटिंग हुए कि नहीं हुए, एनुअल जनरल मीटिंग हुआ कि नहीं हुआ, उस पे जो एजेंडा पास होना चाहिए वो पास हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लायंसेस हुए कि नहीं। अब इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ रिजर्व फंड। इसका मतलब यह है कि रिजर्व फंड का जो रूल है वो हमको मेंटेन करने का जरूरत है। हमको इंश्योर ये करना चाहिए कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिजर्व फंड में जरूर चला जाए एज पर निधि रूल। इसके अलावा रिजर्व फंड यूटिलाइजेशन का जो रूल्स है निधि का, ये भी हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई करिए कि भाई अगर आपने डिपॉजिट रखा है बैंक में, तो डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स की कॉपी आपके पास हो, और
इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में आपने उनकी एंट्री भी कर रखी है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काम का इसीलिए है क्योंकि सपोज आपने जो डिपॉजिट रखा है 10 लाख रुपए का, उसके ऊपर में 60,000 का इंटरेस्ट भी एक्रू हो चुका है। एक्रू मतलब जो इंटरेस्ट जितने समय आपने रखा उस पर ब्याज इतना बनता है, एक्रू मतलब बनता है, लेकिन ड्यू नहीं हुआ क्योंकि ड्यू तो होगा मैच्योरिटी के समय, राइट। तो जितना एक्रू हो गया उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन चेंज होने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट आप बनाएंगे, उसमें ऑडिट का ऑब्जर्वेशंस पूरे लिखेंगे, जो जो चीजें आपको देखने मिली ऑडिट के दौरान वो ऑडिट रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेटर भी जरूरत पड़ सकता है। इसका मतलब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कब होता है, जब मैनेजमेंट किसी बात के बारे में बताता है कि भाई हमारे यहाँ पर ये रूल है, तो ऑडिटर बोलेगा ये रूल है, मैं कैसे मान लूं। तो मैनेजमेंट क्या कहेगा, सर हम लेटर लिख कर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ ये रूल है, आप इसको लगा लो। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा बन जाता है। अब ये होने के बाद में ऑडिट खत्म हो गया, पोस्ट ऑडिट एक्शन क्या होगा, भाई मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना एक काम रहेगा। दूसरा, कोई भी रेक्टिफिकेशन, कोई भी गलतियां हो रही थी तो उसको आगे सुधारने की तैयारी करनी पड़ेगी। कोई रिकमेंडेशन है, कोई प्रोसेस और अच्छा हो सकता है तो वो रिकमेंडेशन भी डाला जा सकता है। अब जब पोस्ट ऑडिट एक्शन की बात हो गई तो अब सबमिशन और फाइलिंग की बात है। इसमें ऑडिट रिपोर्ट आरओसी को भी फाइल करने की जरूरत है, उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट करने की जरूरत है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, करेस्पॉन्डेंस जितने भी आरओसी के साथ में या डिपार्टमेंट के साथ है वो सारे चीजों का प्रॉपरली फाइलिंग किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन रखा गया है, और कहीं पर भी कंप्लायंसेस में कोई दिक्कत ना हो, सारे कंप्लायंसेस के रजिस्टर में भी आप चेक कर लीजिए। दोस्तों, निधि कंपनी का ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलतियां होने की संभावना रहती है, गलती हो गई तो बहुत भुगतना पड़ता है। अपने ऑडिटर को बोलिए सावधान हो जाए, और ये वीडियो अपने ऑडिटर को भी फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी कोई गलती ना करें। आप जानते हैं हमारा मिशन है कि हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो समय पर आप भी सारा प्रोसेस कर लीजिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।